Hi guys, how are you all? So, आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करेंगे दैट इज़ द टॉपिक इन 12th CBSE 5 years plans in India. So, let's start today's topic. 5-year plans in India, goals and achievements. So, first of all, we should know what is economic planning. So, economic planning means utilization of country's resources in different development activities in accordance with national priorities. इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग एग्जैक्टली क्या है कि कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, जो उनको ये देखे कि जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या क्या है, उसको ध्यान में रख के जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको कैसे उस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगाया जाए। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में एक अथॉरिटी इसके लिए बनाई गई, दैट इज़ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ही उसने ये डेफिनेशन डराइव की, इन सब जितने भी उसके एक्सपीरियंस थे उनसे उसने ये डेफिनेशन डराइव की कि इकोनॉमिक प्लानिंग को हम, हमारा जो मेन पर्पस यही है कि हमारे रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज करें। तो इससे क्या है कि जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग, जब इकोनॉमिक प्लानिंग पूरी तरह फॉर्म में आई थी 1950 में, और जो इसके चेयरमैन थे उस समय वो कौन थे? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ओके। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बता रही हूँ मैं आपको, इट्स नोट, ये नोट कर लीजिएगा कि जो प्लानिंग कमीशन है वो जनवरी 2015 में उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह अब उस किसने ले ली है? नीति आयोग। तो नीति आयोग का भी यही काम है कि वो ऐसी जो पॉलिसीज़ है उसका जो जीडीपी ग्रोथ में क्या क्या उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो भी यही सब प्लानिंग करती है। तो बेसिकली प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग कवर करती है सोशल और इकोनॉमिक दोनों एरियाज़ को, और उनसे हम कैसे अपना कैसे कैसे ग्रोथ करनी है वो दोनों हम उसमें अ, उसमें हमारा मतलब टारगेट रहता है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इट इज़ नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया क्या था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो क्या हो गई थी? बैकवर्ड और स्टेगनेंट हो गई थी। तो उस बैकवर्ड लेवल से उसको बाहर लाने के लिए वो, क्योंकि उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट बहुत ही कम था, और जो जीडीपी ग्रोथ थी वो भी एक स्टैग्नेंट पॉइंट पर पहुंच के रुक गई थी, उसके ऊपर ना वो जा ही नहीं रही थी। तो इसीलिए उन सब से हमें उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए, अपनी कंट्री को जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, और जो जितना भी प्रोडक्टिविटी थी उसको बढ़ाने के लिए, आउटपुट बेटर करने के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत थी। तो इसीलिए उस समय प्लानिंग कमीशन बना था। नाउ there were two type of planning, directive and comprehensive planning. तो डायरेक्टिव प्लानिंग क्या थी? जो डायरेक्टिव प्लानिंग थी उसका जो इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड just to direct the forces of supply and demand so the system does not go wayward from the state of equilibrium. डायरेक्टिव प्लानिंग क्या थी? उसका जो काम था वो ये प्लानिंग कर, उसने जो इंट्रोड्यूस किया था ऐसी प्लानिंग को कि वो सिर्फ फोकस करते थे सप्लाई और डिमांड पर। उनका जो डायरेक्ट फोकस था दैट इज ओनली ऑन सप्लाई एंड डिमांड। सो उससे क्या था कि जो सिस्टम है वो अपने इक्विलिब्रियम यानी अपनी बैलेंसिंग सिचुएशन से बाहर ना जाए, वो अपनी बैलेंसिंग सिचुएशन को क्रॉस ना करे। तो ऐसी प्लानिंग में क्या था कि कोई डायरेक्ट जो स्टेट का जो था वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता था इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। और ये बहुत ज़्यादा डायरेक्टिंग क्या था कि प्राइवेट सेक्टर को रिगार्ड करके ये कि उसके क्या उनके डू और डोंट्स क्या होने चाहिए, जिससे जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सफ़र ना करे और इंडिविजुअल का भी जो गेन है वो मैक्सिमाइज हो पाए। और जो डायरेक्टिव प्लानिंग थी ये बेसिकली परस्यू की थी किसने? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट ने। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसने इस डायरेक्टिव प्लानिंग को परस्यू किया था। दूसरी इसमें आती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग थी वो एक ऐसा सिस्टम था जिसमें गवर्नमेंट का खुद का पार्टिसिपेशन रहता था जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस में। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग थी ये बेसिकली परस्यू की गई थी सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमीज। और
जैसे मिक्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर इसके अंदर आते थे। तो जो दोनों का इक्विलेशन से दोनों ही सेक्टर ग्रो करते थे। और इसमें क्या था कि इंडिविजुअल गेन को मैक्सिमाइज करना अलाउ था अंडर कैपिटलिज्म, पर सोशल गेन पे ज़्यादा फोकस था, जिससे उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता था स्टेट का इसके अंदर। इसलिए सोशलिज्म पे उनका फोकस ज़्यादा था। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये वाला टॉपिक मोस्टली बच्चों ने क्लास 11th में पढ़ते हैं कि जो इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इसका ये ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें जो प्रोडक्शन है वो इंडिविजुअल द्वारा ओन किया जाता है। इसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्शन का जो मीन्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वो ऐसे इस मैनर में यूज़ किए जाते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाए। और जो रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये बहुत ही कन्फाइंड रोल होता है गवर्नमेंट का इसमें, कि उसका सिर्फ जैसे लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस को मेंटेन करना होता है कंट्री के, उसके अलावा उसका रोल इसमें बहुत नहीं होता। दूसरी इसकी जो मेरिट्स है वो है कि अ, जो इसमें ये सेल्फ इंटरेस्ट को बहुत प्रमोट करती है, प्रॉफिट बहुत मैक्सिमाइज हो जाता है और जीडीपी ग्रोथ भी होती है इसमें काफ़ी। और जो इसकी डीमेरिट्स है वो ये है कि जो ये जो सिस्टम है ये कलेक्टिव इंटरेस्ट को इग्नोर कर देता है सोसाइटी के। रात इसका जो मेन टारगेट होता है वो एक इंडिविजुअल के प्रॉफिट पे होता है। और ये ऐसे ही गुड्स को बनाता है जो हाई प्रॉफिट दे। ये इसका बहुत बड़ा डीमेरिट्स होता है। दूसरी इकोनॉमी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये ऐसी इकोनॉमी है विच देयर इज अ सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी। इस इकोनॉमी में जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं। और इसमें एक जो प्लानिंग कमीशन जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंडर आता है। तो जो सोशल इकोनॉमी होती है, इनका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है ये कलेक्टिवली सोसाइटी द्वारा ओन किया जाता है। और या फिर एक पब्लिक ओनरशिप इसमें होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। और जो इसके प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं वो इस तरह यूज़ किए जाते हैं जिससे सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो पाए। और इसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और मतलब बजाय क्या सिर्फ उसका जो रोल वहीं तक कन्फाइन कर दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस, उससे ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है। तो जो इसके मेरिट्स होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी की, वो एक जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसको इक्वलाइज करना होता है। ग्रोथ प्रोसेस इसका बहुत बड़ा अच्छा रहता है। और ये एक सोशल जस्टिस वाले प्रिंसिपल पे बेस रहता है। जो डीमेरिट्स है इसका सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में बढ़ती है। और क्योंकि इसलिए होता है कि जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली जो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका प्रिंसिपल नहीं होता। उसका प्रिंसिपल ये होता है कि इक्विटी और जस्टिस। तो इससे क्या है कि जीडीपी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाती है। थर्ड बात करते हैं इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है ये ऐसी इकोनॉमी है विच देयर इज अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप इज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमी के जो मिक्स होता है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें क्या है कि जो इसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये प्राइवेट ओनरशिप एज वेल एज गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप दोनों ही इसमें रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर का जो प्रोडक्शन डिसीजन है वो गवर्न करता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जो पब्लिक सेक्टर का है उसका सोशल वेलफेयर। और दोनों ही प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसका जो सबसे अच्छा बड़ा मेरिट है वो ये है कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो कंबाइंड है, ये एक दोनों ही इकोनॉमी को, जैसे मैंने बताया कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो एक इससे एक तरफ क्या होता है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो एनकरेज होती है बिकॉज जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इसमें हुए हैं और उनका फोकस किस पे है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और ऑन द अदर हैंड इसमें सोशल जस्टिस भी इक्वली प्रमोट होता है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो प्रायर उन लोगों का व्हाट वी सेड कि जो उनका प्रायर प्रिंसिपल है वो क्या है, सोशल वेलफेयर।
और सबसे बड़ा डीमेरिट इस इकोनॉमी का ये है कि ये अक्सर इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ये करप्शन और एफिशिएंसी, लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी इसमें प्रॉब्लम देती है। और ये इसका क्या है कि मिक्स इकोनॉमी जो है वो जो ग्रेजुअली ऑप्ट करती है प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्रेन्योर को, तो इसीलिए इसमें कंफ्यूजन और आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता रहता है। वी टॉक अबाउट द गोल ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। तो उसके गोल जो दो टाइप के गोल होते हैं, लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। So what is long period goal? Long period goal are common to all 5 year plans and generally known as common goal of 5 year plan. मतलब जो लॉन्ग पीरियड गोल है ये कॉमन रहता है 5 ईयर प्लान में, और इसको जनरली हम कैसे जानते हैं कि ये इट्स अ कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। और दूसरा है शॉर्ट पीरियड गोल। शॉर्ट पीरियड गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक एंड आर जनरली स्टडीज एज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान। जो शॉर्ट पीरियड गोल है वो एक स्पेसिफिकली किसी प्लान के लिए होता है, और इसको जनरली जब स्टडी किया जाता है तो कि जिस भी प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर इसकी स्टडी की जाती है। लॉन्ग पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग पीरियड का जो प्लानिंग है उसके क्या क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला उसका जो गोल है वो है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ क्या कि जीडीपी ग्रोथ से हमें पता चलता है कि जिस किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी लेवल है वो कितना इंक्रीज किया है, और उसका जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो ये बहुत अ, ये बताती है कि जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है इकोनॉमी में, वो उसका उसमें क्या इंक्रीज हुआ है और क्या डिक्रीज हुआ है। तो जब इंक्रीज होता है गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कंसिस्टेंस रहता है एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये क्या कहलाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जीडीपी क्या कहलाती है कि जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लीड कर रही है। और जब इंक्रीज होता है जीडीपी में, तो ये डिपेंड करती है टू फैक्टर्स पे। पहला है इसमें इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, और दूसरा आता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो जीडीपी का जो इंक्रीज है वो इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कंट्री के जो रिसोर्स बेस्ड प्रोडक्शन है वो कंट्री का कितना इंक्रीज हुआ है, और दूसरा है कि जो इन प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट है उसमें कितने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। वो अगर दोनों में हमें दिखता है कि इंक्रीमेंट है, तो इससे पता चलता है कि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। तो जो जो इंडिया में प्लानिंग होती थी वो इंश्योर करते थे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह एक्सप्लोर हों, और जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती रहे। इससे क्या होगा कि जीडीपी जो ग्रोथ है वो उसका एक मोमेंटम अचीविंग का बना रहेगा। सेकंड इसका जो ऑब्जेक्टिव या गोल कहें वो था फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या कैसी सिचुएशन थी, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करता था जहां हर कोई बंदा काम करने के लिए एबल हो और काम करने की उसकी चाहत हो, जिससे उस जो उसको मार्केट वेज और मिल रहा है उसको अपनी काम के लिए अच्छा मिले, जिससे उसके काम करने का जो विलिंगनेस है वो रहे और हर एक बंदा काम कर सके। तो इसको अदर वर्ड में कहेंगे कि जो काम करने के लिए एबल हैं और काम करना चाहते हैं उनको काम मिलना चाहिए। तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग था। और इसमें क्या था कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो फोकस था वो किस पे था, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या कि इंक्लूसिव जो ग्रोथ है वो इन चीज़ों को अपने अंदर लेके अपने अंदर इंक्लूड करके जो ग्रोथ होती है वो एक फुल एम्प्लॉयमेंट का फोकस था। तो उसमें क्या था कि ये इम्प्लाइज करता था पहला कि मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग काम कर सकते हैं और काम करने की चाहत रखते हैं वो सब ग्रोथ के जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करें। और सेकंड कि बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो ग्रोथ के बेनिफिट हैं वो हम एक वाइडर एक जो सेक्शन है उस सोसाइटी का उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके साथ शेयर किया जा सके, क्योंकि जो जो काम कर रहा है उसको अपने काम का उतना ही शेयर मिले। तो इससे क्या है कि जो ग्रोथ के बेनिफिट हैं उसको भी देखेंगे और वो काम करने के लिए उतने ही आगे आएंगे। थर्ड है इसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी।
जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लॉजिकली और लीगली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्विटी जो उसका जो भी मतलब इक्विटी है वो सबको इक्वल मिले। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज बन गया था इन द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ, कि उसको कुछ एक मतलब यू कैन से कुछ एक लोग जो उनको सोसाइटी के उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि जो ग्रोथ है, ये ऑब्जर्वेशन दिया लिखा मतलब देखा गया था उसमें, कि जो ग्रोथ था वो वर्चुअली सर्व कर रहा था विदाउट एनी पर्पस इन सोसाइटी, जहाँ जो रिच थे वो रिचर बनते जा रहे थे और जो पुअर थे वो कंटिन्यूस स्ट्रगल करते जा रहे थे, इवन फॉर द डेली थिंग्स ऑफ लाइफ। और जो बेनिफिट ऑफ ग्रोथ क्या था कि वो जो स्प्रेड हो रहा था, होना चाहिए था, वो सोसाइटी के हर सेक्शन में होना चाहिए था, सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन जो था इनकम का वो क्या होता, इक्विटेबल होता। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से क्या होता है कि सोशल इक्वलिटी बनी रहती। और ये एक जो प्लानिंग इन इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव कहेंगे उसका मेन प्रिंसिपल, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल बन जाता, कि सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और हम बात करेंगे इसमें मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन रिफर करता था जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ग्रोथ के प्रोसेस में थी उनको अपडेट करना और उनको एक्सेप्ट करना, उनको अडॉप्ट करना। तो उससे क्या था कि जो आउटपुट था वो इंक्रीज हो सकता था बाय इंक्रीजिंग, कि हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इंक्रीज करें या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। तो जो मॉडर्न एज है वो मॉडर्न एज क्या, इसको हम क्या कहते हैं कि इज़ द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। तो जो साइंस है वो हमेशा काम करने के नए नए तरीके देता है। और जितने भी प्रोडक्टिविटी फार्मर्स या फैक्ट्रीज में शो होती हैं, ये क्या है, ये राइज होती जाए ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ इनमें ग्रोथ दिखे, तो उसी को मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया जो इंडियन एग्रीकल्चर में हुआ था, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी को लेके, कि कैसे टेक्नोलॉजी ने एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाया था एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में। और आप रिसेंटली देखेंगे तो आईटी, जो आईटी में रेवोल्यूशन हुआ है, ये एक बहुत ही एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट निकला थ्रू बीपीओ के थ्रू, वो बहुत एक ऐसा रेवोल्यूशन था कि उसने वर्किंग का और जो हमारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के तरीके को पूरा ही चेंज कर दिया। तो जो मॉडर्नाइजेशन है ये गोल्स ऑफ जो प्लानिंग इन इंडिया के जो गोल्स हैं उसका एक सोशल एंगल भी हो सकता है। लास्ट है इसमें सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी क्या है कि सेल्फ सफिशिएंसी वो है जब आप खुद को डेली असेंशियल जो गुड्स हैं डेली के लिए वो अपने आप को खुद प्रोवाइड करवा पाओ विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये क्या था, ये गोल जो अकॉर्डेंस करता था वो एक हाई प्रायोरिटी था ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स। तो इसका बेसिक आइडिया क्या था कि ये इंडियन इकोनॉमी को एक्सपोज नहीं करना चाहता था थ्रू पॉलिटिकल प्रेशर, जिससे कि क्या होता था कि बिकॉज वी आर डिपेंडेंट, हम लोग डिपेंडेंट थे अपनी इसेंशियल गुड्स की सप्लाई के लिए भी किसी और पे। तो इसकी बजाय क्या कि इन जो 1965 में जब यूएस ने हमें थ्रेटन दिया था कि वो सारे फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट स्टॉप कर देगा, तो बट वो पाकिस्तान को, मतलब अगर वो पाकिस्तान से इंडिया अपना वॉर ख़त्म नहीं करता है तो वो हमारे सारे फूड ग्रेन्स हमारे हमको सब एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा। तो तब इंडिया को ये लगा कि उसको फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। ये जो अनसर्टेनिटी थी सप्लाई फूड ग्रेन्स की फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको अवॉइड करने के लिए उसको अपने फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव। जो शॉर्ट पीरियड्स के जो गोल्स और एग्जेक्टिव थे वो क्या करते थे, वो प्लान टू प्लान वेरी करते थे बिकॉज ऑफ द करेंट नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। तो जो उस समय इकोनॉमी की करंट नीड्स होती थी उसी पे डिपेंड होके उनका जो गोल्स थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, वो वेरी करते रहते थे। सो
एक बार ब्रॉडली हम इस प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला था कि फर्स्ट प्लान का जो फोकस था वो था हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। जो फर्स्ट प्लान का फोकस था वो था हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव उन्होंने इसी को बना लिया था। क्योंकि जब फर्स्ट प्लान इनिशिएट किया गया था तब कंट्री बहुत ही तरीके से फूड ग्रेन के शॉर्टेज से जूझ रही थी, उससे वो लड़ाई कर रही थी। तो इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या बनाया कि हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो सेकंड प्लान था वो उसको लिया गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो उन्होंने अपना प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बनाया। क्योंकि उससे क्या हुआ कि जब फर्स्ट प्लान का जो अचीवमेंट था वो बहुत ही अच्छा था, तो उससे एंथुजियास्टिक होके जो प्लानर थे उन्होंने क्या किया कि अब सारा फोकस एग्रीकल्चर से किस पे कर दिया, इंडस्ट्री पे। तो उन्होंने अब क्या करा कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें कैसे कैसे इंक्रीमेंट करना है वो उन्होंने अपने जो सेकंड प्लान था उसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव वही बना लिया। जो थर्ड प्लान था उसने फोकस किया फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे, वाइल द फोर्थ प्लान ऑन प्राइस स्टेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जो थर्ड प्लान था उसका पूरा पूरा फोकस था कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। और जबकि जो फोर्थ प्लान था उसका पूरा पूरा कंसिडरेशन था कि जितने भी जो मैन पावर है उनका यूटिलाइज किया जाए और प्राइस को स्टेबल रखा जाए। रिमूव जो फिफ्थ और सिक्स प्लान था उनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था रिमूव पॉवर्टी। जो पांचवा छठा प्लान बना था उसका उन्होंने ऑब्जेक्टिव अपना क्या रखा था कि गरीबी को हटाना है। और जो सातवां प्लान था उसने सारा का सारा फोकस किया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में। गॉट इट। अब एट प्लान की बात करते हैं। तो एट प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था कि फुल एम्प्लॉयमेंट। जो उसके लिए क्या था कि एजुकेशन जितना भी जो यूनिवर्सलाइजेशन था एजुकेशन का उससे बिसाइड जाके उनका जो पूरा पूरा प्लान था वो था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जो नाइन्थ प्लान था उनका पूरा उन्होंने जो प्रिंसिपल अपना गोल और ऑब्जेक्टिव किया वो किया ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। कि उनका पूरा जो उन्होंने अपने फोकस कर दिया वो कर दिया कि कैसे कंट्री की ग्रोथ की जाए, प्राइस को स्टेबल किया जाए और जो एनवायरनमेंट है उसमें उनको उसको सस्टेन रखा जाए, उसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। जो टेंथ प्लान था उसने पूरा पूरा स्ट्रेस किया नीड फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाया जाए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्रिएट की जाए। और जो इलेवेंथ प्लान था उसका पूरा फोकस था कि कैसे पॉवर्टी हटाया जाए और एंड जॉब प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब जॉब क्रिएशन ऑफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कि कैसे जॉब को क्रिएट किया जाए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। और ट्वेल्थ प्लान का पूरा फोकस था कि कैसे फास्टर और सस्टेन करने वाली और इंक्लूसिव ग्रोथ को हम क्रिएट कर सकें, उसको बढ़ावा दे सकें। उसको कैसे हम जो हमारे मैन पावर है और हमारे जो जो भी रिसोर्सेज भी है उससे कैसे फोकस किया जाए कि ग्रोथ जो है वो फास्ट भी हो, सस्टेन भी करे और वो सारी जो क्वालिटीज़ हैं उसको अपने अंदर इंक्लूड करके वो बढ़े। हियर इज द लिस्ट ऑफ प्लान कि कैसे कौन से ईयर में प्लान था और कौन से था। तो जो फर्स्ट प्लान था वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। दूसरा प्लान था वो था 1 अप्रैल 56 टू 31 मार्च 1961। थर्ड वॉज 1 अप्रैल 1961 टू 31 मार्च 1966। उसके बीच में आप देखोगे कि 3 इयर्स का गैप है, 67, 68 और 69 तक। तो उस समय क्या था कि वो उस समय 3 एनुअल प्लान्स बने थे। उस समय 5 ईयर प्लान नहीं बना था, 3 एनुअल प्लान, मतलब हर ईयर एक एक प्लान बना था। तो फिर फोर्थ जो प्लान बना वो बना 1 अप्रैल 69 टू 31 मार्च 74। देन 1 अप्रैल 74 टू 31 मार्च 79। फिर 1 ईयर में जो उनका प्लानिंग नहीं हुई तो इसलिए उस समय एक एनुअल प्लान क्रिएट किया गया। अगेन सिक्स वाला जो था तो 1 अप्रैल 80 टू 31 मार्च 85। देन सेवेंथ प्लान था 1 अप्रैल 85 टू 31 मार्च 90।
देन 8th प्लान 1 अप्रैल 1992 टू 1997, जो 90 के बाद 2 ईयर का गैप है उसमें 2 एनुअल प्लान्स बने थे। देन उसके पास कंजिक्यूटिव है, 9th प्लान तो था तो 97 टू 2002, देन 10th 1 अप्रैल 2002 टू 31 मार्च 2007, 11th plan 1 April 2007 to 31st March 2012, and 12th was 1st April 2012 to 31st March 2017. Okay, let's talk about features of economic policy pursued under planning till 1991. What is, क्या क्या फीचर्स है इकोनॉमिक पॉलिसी के जो जितनी प्लानिंग हुई थी टिल 1991 तक। तो जो प्लानिंग ऑफ इन इंडिया हुई थी वो एक विटनेस किया था उसने एक शिफ्ट इन जो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द ईयर 1991। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था वो अक्सर स्टडी की जाती है सेपरेटली। जब बात की जाती है तो वो प्री 1991 पीरियड और पोस्ट 1991 पीरियड की, उसके बीच का जो 1991 जो प्रेजेंट सेक्शन डिस्क्राइब करता है फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो करता है बिटवीन द पीरियड ऑफ 1951 टू 1991। ओके, मतलब इस सेक्शन में जब हम बात कर रहे हैं आप जो फीचर्स देख रहे हैं दैट इज द पीरियड बिटवीन 1951 टू 1991। तो उसमें फर्स्ट है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। जो इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से पहले की उनका जो इंडिकेट था वो जो बहुत ज़्यादा भरोसा था उनको पब्लिक सेक्टर पे। तो उससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1956 में, जब 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व की गई फॉर पब्लिक सेक्टर अगेंस्ट 12 इंडस्ट्री फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो ऐसा तब ये रियलाइज़ किया गया कि जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव था वो तभी अचीव हो सकता था जब कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। सेकेंड इज रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो न्यू इंडस्ट्री थी प्राइवेट सेक्टर में वो स्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी विदाउट अ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। तो इसी तरह से क्या था कि मोनोपोली और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 ने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी प्राइवेट सेक्टर के उनके एक्सपेंशन पर। तो रेगुलेटेड डेवलपमेंट जो हुआ प्राइवेट सेक्टर का वो ये इंश्योर करने के लिए हुआ कि कोई भी इकोनॉमिक पावर जो प्राइवेट हैंड में उस पर कंसंट्रेशन नहीं होगा। थर्ड बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो रेगुलेटेड होती थी थ्रू सेवरल बहुत सारे एक्ट जैसे मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती थी वो उसको क्या कहता था, उसको प्रोडक्शन मिलता था, प्रोडक्शन ऑफर किया जाता था फ्रॉम कंपटीशन, उसको कंपटीशन से हमेशा प्रोडक्शन दिया जाता था। तो क्या हुआ कि जो कुछ एक एरिया थे उसमें जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही एक्सक्लूसिवली रिजर्व हो गया फ्रॉम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। पर जो स्पेशली जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री थी जैसे रेडीमेड गारमेंट हैं या लेदर प्रोडक्ट्स हैं, उस सब में क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन था वो क्या हुआ रिवर्स होने लग गया, कम होने लग गया। तो बिसाइड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हुआ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने की उनकी नीड बन गई। सो जितने भी बहुत सारे बोर्ड्स स्टैब्लिश हुए प्रमोट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को इन द ग्लोबल मार्केट। फोर्थ हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। तो जैसे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या इंजीनियरिंग गुड्स थे या आयरन स्टील इंडस्ट्री थी वो आइडेंटिफाई होती थी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में। तो ऐसी इंडस्ट्री को डेवलप किया गया प्रायोरिटी बेसिस पे, जिससे क्या हो कि ग्रोथ डे बाय डे इंक्रीज हो। फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत ही की डिटर्मिनेंट्स था इकोनॉमिक ग्रोथ का, बिकॉज जितने भी हाई इंटरेस्ट रेट होंगे वो क्या करते थे, वो प्रमोट करते थे सेविंग को। और इन्वेस्टमेंट क्या
किस चीज़ के लिए इंड्यूस करता था कि सब्सिडीज़ और कैपिटल ग्रांट जो है उसको उसके लिए वो इंड्यूस करता था। और जितनी भी हैवी इंडस्ट्री थी हाई इंटरेस्ट रेट लगा के वो सेविंग के लिए प्रमोट करती थी। सिक्स बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उनको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया जाता था, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ और जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे वो इंपोर्ट के थ्रू उन पे थोपे जाते थे, उन पे लगाए जाते थे। तो इसलिए उनका जो मेन टारगेट था वो क्या कहता था कि प्रोटेक्शन करना था अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। सेवेंथ बात करते हैं फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो ये क्या करता था कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो गुड्स और सर्विसेज के होते थे वो अब्रॉड इंपोर्ट करते थे। तो ये इसका बेसिक आइडिया क्या था कि ये फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। एट्थ बात करते हैं हम रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल। फॉरेन जो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या करते थे, कंट्रोल और रेगुलेट किए जाते थे थ्रू फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। तो जितने भी लोन्स अब्रॉड से लिए जाते थे वो हायर प्रायोरिटी पे अकॉर्ड किए जाते थे देन एफडीआई। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द जो डोमेस्टिक मार्केट था वो किसके थ्रू कौन करता था, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो इसको कंट्रोल करते थे, इसको मिनिमाइज करते थे। नाइन्थ हम बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम था वो एक स्टेट लेवल पे अलाइन होकर उसकी सेंट्रलाइज प्लानिंग की जाती थी, बिकॉज ये इसका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ था वो एक स्पेसिफाइड था कि स्टेट लेवल कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा विद द ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ एज जो 5 ईयर प्लान में स्पेसिफाई किया गया है, उससे उसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। टॉक अबाउट सक्सेस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। जो प्लानिंग कमीशन बना था उसके क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या सक्सेस थे जो प्लानिंग के, वो उसके बारे में बात करेंगे इसमें हम। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जो इंक्रीज है वो ये इंडिकेट करता है किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो इसमें क्या है कि कुछ जैसे ऑब्जर्वेशन किए गए कि इस पीरियड में जो प्लानिंग थी नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वो इंक्रीज हुई जस्ट 0.5% पर एनम। तो इससे क्या हुआ, इससे पहले इकोनॉमी क्या थी, एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। तो जरा सा भी कुछ राइज हुआ तो दैट इज कॉल्ड कि इसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा है। और जो नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ फर्स्ट प्लान में, कितना हुआ नेशनल इनकम में ग्रोथ, 4.6% पर एनम। और टारगेट कितना दिया था हमने, 2.1% पर एनम। तो इससे पता चला कि नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट हुआ। जो टारगेट था बिटवीन द सेकंड और 10th प्लान के बीच में वो क्या था कि नेशनल इनकम को रेस करना 5% पर एनम में। लेकिन ये टारगेट अचीव हो गया ओनली बिटवीन 5th एंड 10th प्लान के बीच में। नेशनल इनकम में इंक्रीज था 11th प्लान में, वो था कितना, 7.5%। पर उस समय टारगेट हमने लिया था 9%। तो हम उसमें 11th प्लान में जो था वो टारगेट से कम अचीव किया गया था। और सेम इन 12th प्लान ऑल्सो, जब 12th प्लान में भी इन नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट था 6.8% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 8%। तो जो नेशनल इनकम में इंक्रीज था वो एस्टिमेट किया गया था 6.9%। वी सॉ कि बहुत सारे प्लान में हम अपने टारगेट को अचीव करने में फेल रहे थे, बट फिर भी ग्रोथ हुआ था, इंक्रीज हुआ था नेशनल इनकम में, क्योंकि जो एक डेडलॉक था, जो एक स्टेगनेंसी था वो टूट गई थी। और जो ग्रिप थी वो इंडियन इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस से पहले वो टूट चुकी थी, उसका स्टैग्नेशन वाला पॉइंट ख़त्म हो चुका था। तो इसीलिए इसको हमने सक्सेस में देखा प्लानिंग के कि नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट हुआ। सेकेंड है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। जो टाइम के साथ साथ पर कैपिटा इनकम में भी इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया। तो ड्यूरिंग जैसे जो प्लानिंग का पीरियड था उसमें पर कैपिटा इनकम में नॉट ओनली इंक्रीज हुआ, मतलब एक नोटिसेबल इंक्रीज हुआ उसके अंदर। और
जो प्लानिंग इनिशियली जो प्लानिंग की गई थी वो था कि जो ग्रोथ का जो पेस था वो बहुत ही धीरे था, मतलब जस्ट 2.7% था पहले प्लान के बाद। पर उसके बाद इसने अपना पिकअप लिया धीरे धीरे और पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज हुआ। तो 11th प्लान में पर कैपिटा इनकम जो उसका ग्रोथ रेट था वो रिकॉर्ड किया गया 6% पर एनम। और 12th प्लान में ये एस्टिमेट किया गया ग्रोथ रेट 5.5% पर एनम। बट 2017-18 एंड 2018-19 में ये इंक्रीज हुआ पर कैपिटा इनकम, उस समय रेस्पेक्टिवली 5.7% एंड 5.6% पर एनम रिकॉर्ड किया गया। थर्ड है इसमें राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो पहले प्लान के दौरान क्या किया कि ये कंसिडरेबली इंक्रीज हुआ इन द रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो 1950 और 51 में क्या था, सेविंग का जो रेट था वो कितना था, 9.5% था नेशनल इनकम का। पर ये इंक्रीज होते होते 31.3% पहुंच गया बाय द एंड ऑफ 11th प्लान। और 2017-18 में ये एस्टिमेट किया गया 30.5%। तो इसी तरह द जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोथ था वो था 9.3% ऑफ द जीडीपी कब 1950 टू 51 में। पर 2017-18 में ये रिकॉर्ड किया गया 32.3%। सो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो दे आर द प्रिंसिपल ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन ये अगर है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे से और जल्दी होती है। फोर्थ हम बात करेंगे इसमें इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। तो जो 5 ईयर प्लान था उसने कंट्रीब्यूट किया डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में दो तरीके से, कि एक लैंड रिफॉर्म के जरिए और दूसरा टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट के जरिए। तो जो लैंड इम्प्रूव रिफॉर्म था उसमें था क्या, कि जो स्टेट और जो फार्मर्स थे उनके बीच में जो भी एक कंट्रोवर्सी थी, एक लड़ाई थी, उसको उसने ख़त्म किया। मॉडर्नाइजेशन और रेगुलेशन हुआ रेंट्स में। और जो भी लैंड होल्डिंग थी और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था उसमें उन्होंने उसको इम्प्रूव किया। और जो होल्डिंग साइज था उसका, उसको थ्रू, और जो ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज था उसको कैसे किया उन्होंने, थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स के थ्रू। और जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव किया गया उससे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आया। और जो सेल्फ सफिशिएंसी थी फूड ग्रेन की वो भी एक बहुत ही अच्छे पॉइंट पे जाके हमें उसमें चेंजेस दिखे कि धीरे धीरे ये ग्रोथ की तरफ ही जा रही थी। फिफ्थ इसमें बात करते हैं ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो जो 5 ईयर प्लान था उसने एक बहुत ही अच्छा बैक दिया था एक बेसिक और कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ को, जैसे आयरन और स्टील या मशीनरी, इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को। तो उसमें क्या था कि प्लानिंग पीरियड के दौरान जो ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वो अराउंड 7% पर एनम थी। और 11th प्लान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट थी 7.2%, जो 18-19 में इंक्रीज होकर 6.9% पहुंच गई। और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री ने बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ जो अचीव किया, वो एक सेल्फ सफिशिएंसी के लेवल पे उसने उस चीज़ को अचीव किया। और जो इंडियन इकोनॉमिक थी, अब क्या था कि इज द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुकी थी। सिक्स बात करते हैं इसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के मींस थे, पावर जनरेशन ऑफ की और इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ थी, वो एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के की एलिमेंट्स हैं। तो जो प्लानिंग जो हो रही थी प्लानिंग पीरियड के दौरान, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ रिकॉर्ड की थी। जैसे इंडियन रेलवे जो था वो हैज़ बिकम जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स। और जो पावर जनरेशन कैपेसिटी थी जो पहले 2300 मेगावाट थी 1950-51 में, वो इंक्रीज हो गई 3,56,818 मेगावाट 31 मार्च 2019 तक। और ग्रोथ जो आईटी सेक्टर में भी एक रेवोल्यूशनरी ग्रोथ आया था।
और इंडिया ने एक बहुत ही मतलब एक ग्लोबल प्लेयर का एक डिस्टिंक्शन मिल गया था उसको इंटरनेशनल मार्केट में। नाउ बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो किसी भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक प्राइम पैरामीटर्स हैं। उसी से पता चलता है कि किसी भी कंट्री का एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है और कितना अच्छा है। तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंट राइज देखा गया था ओवर टाइम। और उसमें क्या था कि जो डेथ रेट थी वो 6.3 पर थाउजेंड से घटकर जो 2017 में थी, सॉरी 6.3% घट गई थी 2017 में, फ्रॉम 27 पर थाउजेंड इन 1951 में। तो 1951 में कितनी डेथ रेट थी? 27 पर थाउजेंड, जो घट के 6.3 पर थाउजेंड रह गई थी इन 2017। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी जो 1951 में 32 इयर्स थी, वो बढ़ के कितनी बढ़ गई? 69.4 इयर्स इन 2018। तो जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ थी, नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रंस की जो नंबर्स थे उसमें इंक्रीमेंट हुआ। और जो कॉलेज थे वो भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा मतलब उनका कहते हैं कि 5 टाइम फोल्ड हो गया थ्रू फ्रॉम 1951। एट्थ इसमें बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की। तो जो बहुत ही अच्छा जो अफेक्ट देखा गया वो क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में इंक्रीमेंट हुआ। तो 5 ईयर प्लान में जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज़ जनरेट की गई। और क्योंकि जो ड्यूरिंग द 11th प्लान जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो घट के 8.3% रह गई इन 2004-5 टू 5.6% इन 2011-12। और ये 2018-19 में इंक्रीज हुई 6.9%। 12 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने एक टारगेट फिक्स किया टू क्रिएट कितनी? 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। लास्ट इसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की। तो प्लानिंग के दौरान जो इंटरनेशनल इंडिया फॉरेन ट्रेड था उसमें इंक्रीमेंट हुआ, उसके जो काउंटिंग थी उसकी जो वैल्यू थी उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। 1948 और 49 में जो फॉरेन ट्रेड की वैल्यू थी वो थी 792 करोड़। बट 2018-19 में ये बढ़ के हो गई 59,000 टू 59 lakhs 2,036 करोड़। और जो कंपोजिशन था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का उसमें भी सिग्निफिकेंट चेंज हुए। वो एक लार्जली एक्सपोर्टिंग प्राइमरी हो गया जो प्रोडक्ट्स, और इंपोर्ट फिनिश गुड्स। ये एक मतलब पैटर्न बन गया ग्रेजुअली रिवर्स करने का उसको, कि कभी बहुत ज़्यादा लार्जली हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को और कुछ को हम इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स का। और चेंज इन कंपोजिशन हुआ सिग्निफिकेंटली इन द एरिया ऑफ एक्सपोर्ट। तो अब हम क्या है कि हम इंजीनियरिंग गुड्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक साइन है कि इंडिया इंडस्ट्रियल नेशन में एक मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस इमर्ज कर रही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस पे पहुंच रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो कुछ एक रीज़न रहे हैं जो प्लानिंग के फेलियर के भी रहे हैं। वो है एक एब्जेक्ट पोवर्टी। जो पोवर्टी थी वो क्या था कि वो एक सेंट्रल थीम होना चाहिए था प्लानिंग का। बट अभी हम कहाँ खड़े हैं? मतलब अगर देखेंगे तो एक बहुत ही अ, मतलब बहुत ही गंदा हाल, बहुत ही बुरा हाल था पोवर्टी में। कि इन इंडिया जो 21.9% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी पोवर्टी लाइन के बिलो रहती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जो एसेंशियल थिंग्स हैं लाइफ को जीने के लिए वो भी वो नहीं ले पा रहे हैं। और अब नियरली 50% जो लोग हैं वो एब्सोल्युटली पुअर हैं इन द जो पूरे वर्ल्ड में 50% जो लोग पुअर हैं वो इंडिया में रहते हैं। तो दिस इज़ द मतलब मेन फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। द सेकेंड इज़ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो वी हम लोग क्या हुआ कि अपने इन्फ्लेशनरी स्पायरल जो कंट्री का था उसको टैकल करने में फेल होते चले गए बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। 5 ईयर प्लान्स क्या हो गया कि रियल जो इनकम थी वो क्या हो गया, इस वो धीरे 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 ख़त्म हो रही थी।
तो इकोनॉमिक जो डिवाइड थे वो आपके मतलब क्या है और क्या नहीं है, वो उसमें बढ़ने की तरफ हमारा जो स्टेप उसकी तरफ बढ़ता चला गया कि व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी डोंट हैव। तो जो फर्स्ट प्लान था वो क्या था कि एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस लेवल कभी डाउन होंगे, और जो अदर प्लान थे वो प्राइस जो उनका था वो उसमें रिकॉर्ड किया गया कि उसमें धीरे धीरे स्टीप राइज हुआ। थर्ड इसमें बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की जनरेट होती गई, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो चैलेंज था वो सबसाइड नहीं हुआ। जो फर्स्ट प्लान के एंड में 53 लाख पर्सन जो अनएम्प्लॉयड थे, ये बढ़ के 4 करोड़ हो गए एट द एंड ऑफ 11th प्लान। और इन मार्च 2016 जो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं वो इंक्रीज हुए, उनका जो नंबर नोट किया गया दैट वाज 4.35 करोड़। तो ये बहुत ही एक सीरियस कॉज है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो ये दिखाता है कि ये हमारे ग्रोथ को थ्रेटन कर रहा है, हमारे ग्रोथ को रोक रहा है, हमारे हमको एक डरा रहा है कि कहाँ मतलब 53 लाख पर पर्सन से नाउ इन 2016 इट राइज रोज नॉट मतलब इट टेरिबली रोज इज 4.35 करोड़। फोर्थ इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था लाइक पावर, रोड, डैम, स्कूल, कॉलेजेस, ये कंटिन्यू होता गया डिस्पाइट ऑफ 67 ईयर्स ऑफ प्लानिंग। मतलब इनएडिक्वेट इसमें कंटिन्यू होती, कंसिक्वेंटली क्या हुआ कि जो एक्चुअल ग्रोथ थी वो अपने टारगेट को मैच करने में फेल होती चली गई। और स्पेशली जो शॉर्टेज ऑफ पावर है, ये एक बहुत ही सीरियस कॉन्स्टेंट है जो पूरे ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, जो इकोनॉमिक और सोशल क्वालिटी क्या करती कंसिडर कर दी जाती थी कि प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग होना चाहिए, बट व्हाट एन आयरनी कि ये एक क्या हो गया, ये प्रिंसिपल फेलियर हो गया द प्लानिंग ऑफ इंडिया। क्योंकि जो इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वलिटी थी वो क्या उसने कंपेल किया गवर्नमेंट को ऑफर करने के रिजर्वेशन, जॉब्स में रिजर्वेशन का, कि जो इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। बट ऐसे ब्रीफली अगर ऑब्जर्व किया जाए तो जो इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट हुआ इसका, वो क्या हुआ, प्रिंसिपल शॉर्टकमिंग हो गया प्लानिंग ऑफ इंडिया का। जो प्लान्स थे वो फॉर्मुलेट हुए आफ्टर अ गुड डील ऑफ डेलिब्रेशन, बट जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, वेस्टेड इंटरेस्ट, डिसऑनेस्टी। तो ये सब चीज़ें क्या हुआ कि इन टारगेट को अचीव करने में हमेशा हमें फेल करती चली गई। तो ये देखा जाए कि ओवरऑल फेलियर हुआ स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग का इन 1991 की गवर्नमेंट ने एक यू टर्न लिया फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ कंट्रोल्स एंड रेगुलेशन टू द पॉलिसी ऑफ मार्केट ड्रिवन ग्रोथ प्रोसेस। मतलब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने जब देखा कि कंटिन्यूस फेलियर होता जा रहा है, तो धीरे धीरे उन्होंने उसको पॉलिसी जो कंट्रोल और रेगुलेशन की जो पॉलिसी बनी थी उसको चेंज करके पॉलिसी ऑफ मार्केट ड्रिवन ग्रोथ प्रोसेस बना दिया। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो रिडिफाइंड की गई, वो उसका जो फ्रेमवर्क था वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था। सो गाइस, दिस वाज माय वीडियो ऑफ इन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। So I see you on my next video. Till then, bye bye, take care.